हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद प्रदीप सर में स्वागत करता हूं। आज हम यूपी बोर्ड 12th के लिए जीव विज्ञान का एक बहुत ही पूर्ण मॉडल पेपर लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर इस पेपर में हम सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, टेप्टम का कार्य क्या होता है। अगर हम टेप्टम की कार्य की बात करेंगे तो टेप्टिकम का कार्य पराग कणों को पोषण देने का काम होता है। टेप्टम का जो कार्य होता है वो पराग कणों को पोषण देने का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जब कभी भी पराग कोश के अंदर पराग कणों का निर्माण होता है तो जो टेप्टम पराग कोश की सबसे आंतरिक परत होती है, परागधानी को चारों तरफ से घेर के रखती है, ये पराग कणों को पोषण देने का काम करता है। तो यहाँ पर टेप्टम का कार्य क्या होता है, पराग कण को पोषण देना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से एक अपराधारी है। निम्न में से एक अपराधारी है। तो सबसे पहले अपराध की बात करते हैं। अपराध क्या होता है, पौधों की जो टूटी हुई पत्तियां होती हैं, मृत जीव का शरीर होता है या उसका अवशिष्ट होता है, उसे हम अपराध कहते हैं। और इस अवशेष को या मृत जीव शरीर को या उसके मल को तोड़ने वाले जो जीवधारी होते हैं छोटे छोटे खंडों में, वो अपराधारी कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होगा, केचुआ। केचुआ एक अपराधारी जीव होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेंगू बुखार का वाहक है। यहाँ पर जो डेंगू बुखार का वाहक है वो एडीज है। क्या है, एडीज मच्छर है जो डेंगू बुखार का वाहक होता है। अगला दिया गया, कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है। विशिष्ट स्थान मीन्स विलोम पद। तो जो विलोम पद पर काटने का काम करेगा, अर्थात पैलिंड्रोम पर जो काटने का काम करेगा, वो करता है अंतः प्रतिबंधन एंजाइम, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। जो लाइगेज होता है डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। जो एक्सोन्यूक्लियेज होता है ये डीएनए के बाह्य सिरों से न्यूक्लियोटाइड को काटने का काम करता है। यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो सही होगा, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, जो डीएनए को विशेष स्थानों पर काटने का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला तो यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिका का नाम लिखिए। तो यहाँ पर शुक्राणुओं को जो पोषण देने का काम करती हैं वो सर्टोली कोशिका करती हैं। वो कौन सी कोशिका करती हैं, सर्टोली कोशिका करती हैं। सर्टोली सेल या उसे नर्स सेल भी कहते हैं। एमटीपी और जेडआईएफटी का पूरा नाम लिखिए। आनुवांशिकता की इकाई क्या है, आनुवांशिक कूट कितने प्रकार के होते हैं, वहित मल क्या है। तो यहाँ पर इसे हम इन पांचों क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिका का नाम सर्टोली कोशिका है। ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है तथा इन्हें नर्स सेल के नाम से भी जाना जाता है। इस तरीके से शुक्राणुओं को पोषण देने वाली कोशिका का नाम क्या होता है, सर्टोली कोशिका, और इन्हें पोषण देने का काम नर्स सेल करती हैं। एमटीपी एवं जेडआईएफटी का पूरा नाम लिखिए। अगर एमटीपी की बात करते हैं तो एमटीपी का जो फुल फॉर्म होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं इसका जो फुल फॉर्म होता है।
या इसे सगर्भता समापन कहते हैं, या इसे चिकित्सा का सगर्भता समापन भी कहते हैं। और जो ZIFT का पूरा नाम होता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर के नाम से जाना जाता है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। तो इस तरीके से MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और ZIFT जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर होता है। आनुवांशिकता की इकाई को हम यहाँ पर इसे जीन कहते हैं। आनुवांशिकता की इकाई को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं आनुवांशिक कूट कितने प्रकूट होते हैं। आनुवांशिक कूट में कितने प्रकूट होते हैं? तो 64 प्रकूट होते हैं। कितने प्रकूट होते हैं? 64 प्रकूट होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, वहित मल क्या है? तो घरों, कारखानों, कार्यालयों, अस्पतालों और औद्योगिक कंपनियों से निकलने वाले जो गंदे जल नालियों में बहते हैं अपशिष्ट जल को ही हम क्या कहते हैं? वहित मल कहते हैं। अब हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, अफीम क्या है? सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, अफीम क्या है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर पूछा गया अफीम क्या है, ये किस पौधे से प्राप्त होती है? तो अगर अफीम की बात करेंगे तो अफीम पाइपावर सोमनीफेरम नामक पौधे के दूध को सुखाकर बनाया जाता है। अफीम के सेवन से मादकता आती है और तेज नींद आती है। अफीम का वैज्ञानिक नाम लाइक्रीमा पैपेवेरिस है। लाइक्रीमा पैपेवेरिस होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पर पूछा गया कि टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या। तो जो टर्नर सिंड्रोम होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है, और जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है, और जो टर्नर सिंड्रोम होते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। इस तरीके से क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में पीड़ित क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से पीड़ित लोगों में 47 गुणसूत्र होते हैं, जबकि टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित लोगों में 45 गुणसूत्र होते हैं। आगे दिया गया, मानव में प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है? उनके नाम लिखिए। तो मानव में अगर प्रतिरक्षा की बात करते हैं तो मानव में जो प्रतिरक्षा होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है सक्रिय प्रतिरक्षा और दूसरी होती है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अब हम देखते हैं कि सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है। सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है? यहाँ पर हम बात करेंगे सक्रिय प्रतिरक्षा की। तो सक्रिय प्रतिरक्षा तब होती है, सक्रिय प्रतिरक्षा तब होती है जब शरीर संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाता है। जब शरीर किसी भी बाह्य रोग कारक से लड़ने के लिए क्या बनाता है? एंटीबॉडीज बनाता है, तब वो क्या कहलाता है? सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाता है। निष्क्रिय क्या होता है? निष्क्रिय प्रतिरक्षा तब होती है जब किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से एंटीबॉडी दी जाती है, तब उसे क्या कहते हैं? निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रतिजैविक क्या है? किन्हीं जो 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग प्रतिजैविकों के उत्पादन में किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया है कि प्रतिजैविक एंटीबायोटिक क्या है, और 2 एंटीबायोटिकों के नाम लिखने हैं। ये सूक्ष्म जीव के नाम लिखने हैं जिनसे एंटीबायोटिक उत्पन्न किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रतिजैविक की परिभाषित करते हैं। प्रतिजैविक को, प्रतिजैविक या एंटीबॉडी या एंटीबायोटिक एक रासायनिक पदार्थ होता है। यह प्रतिजीवाणुओं को मारता है। यह
जीवाणुओं को मारता है या उनके विकास को रोकता है। प्रतिजैविक को बनाने के लिए दो सूक्ष्मजीवों के नाम निम्नलिखित हैं। एक है पेनिसिलियम नोटेटम, जो कवक है जिससे पेनिसिलिन का निर्माण हुआ था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी ने बनाया था। दूसरा है म्यूकर रेमिनियनस। ये सूक्ष्म जीव कवक हैं। ये क्या हैं? दोनों कवक हैं। इनसे पेनिसिलिन और एमोआइसिन बनाया जाता है। इनसे पेनिसिलियम नोटेटम से और म्यूकर से रेमोआइसिन नामक प्रतिजैविक बनाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वन संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? वन संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदम पर चर्चा करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहला कदम देखो ने वन्य जीव के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे, पहला जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। यहाँ पर क्या है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य है। जैव क्षेत्रीय रिजर्व कार्यक्रम है। टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना है। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य, जैव क्षेत्रीय रिजर्व कार्यक्रम आदि चलाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। इन योजनाओं के कारण कुछ प्रजातियों को विलुप्त होने से भी बचाया गया है। यह सरकार के द्वारा क्या है? निम्नलिखित कदम हैं जो चलाए जा रहे हैं, जिससे विलुप्त होने वाले प्राणियों को भी बचाया जा रहा है। वन्य जीव का मतलब वन में रहने वाले जीवों से संबंधित है। यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, शारीरिक रोध और कोशिकीय रोध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, विसंयोजन के नियम पर टिप्पणी लिखिए। मेंडल का जो दूसरा नियम है। कैंसर क्या है? इसके बचाव व उपचार का उल्लेख कीजिए। एक संकर संकरण एवं द्वि संकर टेस्ट क्रॉस को समझाइए। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन जो है, शारीरिक रोध और कोशिकीय रोध पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। इसको हम सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर अगर हम शारीरिक रोध की बात करते हैं तो शारीरिक रोध को संरचनात्मक रोध भी कहते हैं। शारीरिक रोध को संरचनात्मक रोध भी कहते हैं। यह रोध कारक शरीर में प्रवेश करने से रोकता है। यह जो रोध होता है, कारक को शरीर में प्रवेश करने से, रोग कारक को शरीर में प्रवेश करने से रोकता है। जैसे यहाँ पर पहला जो दिया गया है शारीरिक रोध, त्वचा या स्किन दिया गया है। तो जो त्वचा की बाहरी परत होती है, अगर हम त्वचा की बात करते हैं तो त्वचा की बाहरी परत मृत होती है, जिसके कारण रोग कारक वृद्धि नहीं कर पाते हैं और शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर जो दूसरा दिया गया है म्यूकोसा, म्यूकोसा श्वसन मार्ग या भोजन मार्ग में होता है। जो म्यूकोसा होता है वो श्वास मार्ग या भोजन मार्ग में उपस्थित होता है। इस म्यूकोसा पर झिल्ली का आवरण उपस्थित होता है। इस पर दो प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। म्यूकोसा के ऊपर झिल्ली का आवरण होता है तथा इस पर कितनी संरचनाएं पाई जाती हैं? दो। एक म्यूकस कोशिका और दूसरा सीलिया। म्यूकस से चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है और सीलिया, इसमें गति होती है जो जीवाणुओं को बाहर निकालता है। अगला इस तरीके से तो ये शारीरिक रोध रहा। हम अगला देखते हैं कोशिकीय रोध। अगला देखते हैं कोशिकीय रोध। तो सबसे पहले अगर हम कोशिकीय रोध की बात करते हैं तो कोशिकीय रोध में जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं अर्थात WBC के अंतर्गत इसमें जो होती हैं न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज, मोनोसाइट्स या कोशिका भक्षण द्वारा जीवाणु या वायरस को क्या करती हैं? नष्ट करने का काम करती हैं। ये क्या करती हैं?
कोशिका भक्षण द्वारा जीवाणु व वायरस को नष्ट कर देती हैं। अगला है जो विसंयोजन का नियम है। तो अगर हम विसंयोजन के नियम की बात करते हैं तो विसंयोजन का नियम ही क्या कहलाता है? मेंडल का दूसरा नियम पृथक्करण का नियम कहलाता है। यहाँ पर F1 पीढ़ी में प्राप्त संकर संतानों में जब स्वपरागण की क्रिया कराई जाती है तो यहाँ पर जो युग्मक बनते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग अलग एवं शुद्ध बनते हैं। यहाँ पर जब ये मेंडल के पहले नियम पर ही आधारित है, जब कैपिटल टी शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस शुद्ध पौने के साथ कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में मिलने वाली जो संतानें होती हैं वो संकर होती हैं। अब इसी में सेल्फ क्रॉस करा देते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इसमें क्रॉस कराते हैं तो एक कैपिटल टी उत्पन्न होता है जो शुद्ध लंबा कहलाता है, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी उत्पन्न होता है जो संकर लंबा कहलाता है, तीसरा कैपिटल टी स्मॉल टी उत्पन्न होता है जो शुद्ध बौना होता है, और लास्ट में स्मॉल टी उत्पन्न होता है जो शुद्ध बौना होता है। तो ये दोनों क्या होते हैं? संकर लंबे होते हैं, संकर लंबा होता है, ये शुद्ध बौना होता है, शुद्ध बौना पौधा हो जाएगा, और यहाँ पर ये शुद्ध लंबा पौधा हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर अगर जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात करेंगे तो जो जीनोटाइप होता है, जो फिनोटाइप होगा, फिनोटाइप 3:1 हो जाता है। 3 क्या होगा? 1 होगा। एक हो जाता है। और जो जीनोटाइप होगा वो 1:2:1 होता है। इस तरीके से मेंडल का दूसरा नियम, जिसे हम पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण से आप क्या समझते हैं? जब एक जोड़ी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, जब एक जोड़ी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच संकरण करा जाता है तो इसे हम एक संकर संकरण कहते हैं। जब इसे एक संकर संकरण कहते हैं। और जब दो जोड़ी लक्षण लिए जाते हैं, अर्थात 4 कैरेक्टर लिए जाते हैं, जब उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है तब उसको द्विसंकर संकरण के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कैपिटल आर कैपिटल वाई का संकरण गोल पीले का संकरण झुर्रीदार हरे के साथ करा जाता है तो इसकी वंशागति क्या कहलाती है? ये द्विसंकर संकरण कहलाएगा। ये द्विसंकर संकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, समजातता पर टिप्पणी लिखिए। समजातता का मतलब जीवों के ऐसे अंगों से होना है जो मूल रूप से एक जैसे हों लेकिन अलग अलग काम करने के लिए अनुकूलित हो, समजात अंग कहलाते हैं। ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति और जिनकी संरचना एक ही होती है लेकिन उनके काम क्या होते हैं बाद में अलग अलग हो जाते हैं, ऐसे अंग को हम समजात अंग कहते हैं। जैसे पंछियों के पंख, घोड़े की अगली टांग, मेढक के अग्रपाद, चमगादड़ के पंख, मानव के हाथ इत्यादि समजात अंग कहलाते हैं। समजात अंगों का पाया जाना इस बात का प्रमाण है कि इन जीवों का विकास एक ही पूर्वजों से हुआ है। जीव विज्ञान में 2 या 2 से ज़्यादा वर्गों में संरचनात्मक समानता या जीन की समानता को समजातता भी
कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत का वर्णन करिए। तो हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत आनुवंशिकी का एक मूल सिद्धांत होता है। यह सिद्धांत बताता है कि किसी आबादी में एलील आवृत्ति और जीन पूल पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रहता है। इसी घटना को आनुवंशिकी संतुलन या हार्डी-वेनबर्ग का संतुलन भी कहा जाता है। इस सिद्धांत को जी.एच. हार्डी और विल्हेम वेनबर्ग ने स्वतंत्र रूप से दिया था। यह सिद्धांत एक गणितीय समीकरण पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच में अंतर लिखिए। तो अगर हम लघु बीजाणुधानी की बात करेंगे तो इसमें पराग कोश में परागपुट के विकास के समय लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणु या परागकणों का निर्माण होता है। यहाँ पर दिया गया कि परागपुट में अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनती हैं और प्रत्येक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात 4 लघु बीजाणु बनते हैं। इनमें सभी लघु बीजाणु कार्यशील होते हैं। और यहाँ पर गुरु बीजाणुधानी की बात करेंगे तो इस प्रक्रिया में बीजांड के गुरु बीजाणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होकर 4 गुरु बीजाणु यहाँ पर बनते। तो लघु बीजाणुधानी में अगर बात करते हैं तो लघु बीजाणु का निर्माण होता है और गुरु बीजाणुधानी में गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। जो लघु बीजाणुधानी होती है पराग कोश में उपस्थित होती है और 4 परतों से घिरी रहती है। बाह्य त्वचा, मध्य परत, टेप्टम इत्यादि से घिरी हुई रहती है। लेकिन जो गुरु बीजाणुधानी होती है केवल एक ही अध्यावरण से घिरी रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समष्टि की किन्हीं 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। समष्टि की किन्हीं 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। अगर हम समष्टि की महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या देखते हैं तो एक समष्टि व्यष्टियों से मिलकर की बनी होती है। समष्टि में जन्म दर एवं मृत्यु दर होती है। समष्टि यानी जनसंख्या की 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जन्म दर, मृत्यु दर, लिंगानुपात। जन्म दर से जनसंख्या घनत्व बढ़ता है। यह किसी खास समय में जनसंख्या में जन्मे बच्चों की संख्या को बताती है। मृत्यु दर जनसंख्या घनत्व को घटाता है। अगर मृत्यु दर की बात करते हैं, जैसे जनसंख्या क्या करती है, जन्म दर जनसंख्या को बढ़ाता है, तो मृत्यु दर क्या करता है, जनसंख्या को घटाने का काम करता है। यह किसी खास समय में हुई मौतों की संख्या को बताती है। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है, तो नर और मादा का अनुपात है। किसी आबादी में नर और मादा के अनुपात को ही क्या कहते हैं, लिंगा अनुपात कहते हैं। जैसे नर 60 और मादा 40। अगला दिया गया, किसी जाति के लिए समष्टि का आकार समय समय पर बदलता रहता है। किसी जाति के लिए समष्टि का आकार समय समय पर बदलता रहता है। आगे दिया गया है, निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं, जीवन की उत्पत्ति, ऑस्ट्रेलोपिथेशियन, आदिमानव, संक्रामक रोग, डार्विनवाद। अगर हम यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, जीवन की उत्पत्ति। अगर हम जीवन की उत्पत्ति का मतलब समझते हैं तो आनुवंशिक और विकसित होने का योगात्मक प्रसार का उद्भव जीवन की उत्पत्ति से जुड़ी कुछ बातें निम्न हैं। अगर जीवन की उत्पत्ति का मतलब है आनुवंशिक और विकसित होने योग्य आत्मा प्रसार का उद्भव, जीवन की उत्पत्ति से जुड़ी कुछ बातें निम्नलिखित है। ओपैरिन और
हेल्डेन ने सुझाव दिया कि जीवन चार्ल्स डार्विन, जोसेफ हुकर, ए.आई. ओपेरिन और जे.बी.एस. होल्डेन ने इस सिद्धांत का भी समर्थन किया, जीवन की उत्पत्ति का समर्थन किया। जीवन की उत्पत्ति के बारे में साक्ष्य। अगर जीवन की उत्पत्ति की साक्ष्य की बात करते हैं तो माइक्रोफॉसिल्स सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बिना देखे जाने के लिए बहुत छोटे जीवाश्म हैं। जीवन के लिए जो जरूरी तत्व हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। अगला देखते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेशियन या आदिमानव। अगर बात करते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेक्स की बात करते हैं तो यह दक्षिणी अफ्रीका में निवास करने वाला वानर मानव था। यह होमोनिड्स से मिलता जुलता था। यह लगभग 40 लाख वर्ष पूर्व से 20 लाख वर्ष पूर्व तक पाया जाता था। यह कपी व मानव के बीच कड़ी है। इसे रेमंड डार्ट ने खोजा था। अब हम देखते हैं संक्रामक रोग। यहाँ पर कमेंट ही करना था, तो संक्रामक रोग की बात करते हैं तो ऐसे रोग जो छुआछूत के द्वारा फैलते हैं। संक्रामक रोग सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कवक या परजीवी के कारण होने वाली बीमारियां हैं। ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फैल सकते हैं। अगला जो दिया गया है डार्विनवाद। अगर डार्विनवाद की बात करते हैं, चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तावित जैविक विकासवादी सिद्धांतों को कहते हैं। डार्विनवाद चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तावित जैविक विकासवादी सिद्धांतों को कहते हैं। यह सिद्धांत जैविक जीवन के इतिहास और विविधता के लिए विकासवादी व्याख्या देता है। डार्विनवाद जैविक परिवर्तन की व्याख्या के लिए विकासवादी तंत्र का सिद्धांत है। डार्विनवाद के मुताबिक विकास मुख्य रूप से प्राकृतिक चयन। डार्विनवाद के मुताबिक विकास मुख्य रूप से प्राकृतिक चयन द्वारा संचालित होता है। डार्विनवाद का मूल सूत्रीकरण 1859 में ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के पहले संस्करण में दिया गया था। अब हम यहाँ पर देखते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। अगर हम सब विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है, प्लाज्मिड डीएनए तथा गुणसूत्रीय डीएनए में अंतर बताइए। तो जो प्लाज्मिड डीएनए होता है यह प्राकृतिक रूप से जीवाणुओं में पाया जाता है। जो प्लाज्मिड डीएनए होता है यह प्राकृतिक रूप से जीवाणुओं में पाए जाते हैं, जबकि जो गुणसूत्रीय डीएनए होते हैं ये सभी जीवों में पाए जाते हैं, ये जीवाणुओं में पाए जाते हैं। प्लाज्मिड डीएनए अगर प्लाज्मिड की बात करते हैं तो प्लाज्मिड प्रायः वृत्ताकार होता है। प्लाज्मिड डीएनए कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। गुणसूत्रीय डीएनए वृत्ताकार और रैखिक दोनों प्रकार का होता है। अगला है प्लाज्मिड जो होता है डीएनए गुणसूत्रीय डीएनए से बहुत छोटा होता है। गुणसूत्रीय डीएनए प्लाज्मिड डीएनए से बड़ा होता है। प्लाज्मिड डीएनए केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाया जाता है। प्लाज्मिड डीएनए केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाया जाता है। गुणसूत्रीय डीएनए प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। आगे दिया गया है प्लाज्मिड डीएनए गुणसूत्रीय पदार्थ होता है। प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है? गुणसूत्रीय पदार्थ होता है। ये गुणसूत्रीय डीएनए सामान्य वृद्धि तथा विभाजन के लिए भी आवश्यक होता है। और यहाँ पर जो प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में वाहक के रूप में किया जाता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड डीएनए, उसका जो उपयोग किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में वाहक के रूप में किया जाता है। ये गुणसूत्रीय डीएनए को वाहक के रूप में काम में नहीं लिया जाता है। किसी भी गुणसूत्रीय डीएनए को वाहक के रूप में कभी भी काम में नहीं लिया जाता है।
अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, समिष्टि से आप क्या समझते हैं, इसकी पारस्परिक क्रियाओं का वर्णन करिए। तो यहाँ पर देखेंगे, किसी प्रजाति के जीवों को समिष्टि कहते हैं। किसी प्रजाति के एक ही प्रजाति के जीवों की संख्या को समिष्टि कहते हैं। समिष्टि में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो व्यक्तियों में नहीं होते हैं। समिष्टि में जन्म दरें और मृत्यु दरें होती हैं। समिष्टि में लिंग का अनुपात यानी नर और मादा का अनुपात होता है। समिष्टि में भिन्न भिन्न आयु के व्यक्तियों भी शामिल होते हैं। सहभोजिता, सहभोजिता, अगर हम सहभोजिता की बात करते हैं तो दो प्रजातियों के बीच एक प्रकार की क्या है, पारस्परिक क्रिया है, जहां एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी प्रजाति को क्या होता है, ना तो हानि होती है ना ही लाभ होता है, वो अप्रभावित रहता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं मेंडल का, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, मेंडल के प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए, अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पर दो चीजें पूछी गई हैं एक ही क्वेश्चन में कि मेंडल के प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए, अपूर्ण प्रभाविता पर भी टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर हम मेंडल के पहले नियम की जब बात करेंगे तो जब एक समय में एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर उनके बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में प्राप्त होने वाले सभी संतानें संकर प्रजाति की होती हैं। प्राप्त हुई इन संकर संतानों के आधार पर मेंडल ने इस नियम को प्रभाविता का नियम कहा है। यहाँ पर इन्होंने क्या दिखाया है, क्रॉस दिखाया है। यहाँ पर शुद्ध लंबा पौधा लिया है, यहाँ पर क्या लिया गया है, शुद्ध लंबा पौधा लिया गया, यहाँ पर शुद्ध बौना पौधा लिया गया है। और जब शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस शुद्ध बौने के साथ कराया गया तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे कैसे आ रहे हैं, संकर लंबे उत्पन्न हो रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, संकर लंबे उत्पन्न हो रहे हैं। यहाँ पर सब के सब कैसे उत्पन्न होंगे, संकर लंबे उत्पन्न होंगे। तो इस यहाँ पर पहली पीढ़ी में देखने को मिला कि एक जनक प्रभावी होने की वजह से सारे के सारे युग्मक कैसी हैं, सारी संतानें कैसी हैं, उसी से प्रभावित हैं। इसीलिए मंडल ने इसे क्या नाम दिया था, प्रभाविता का नियम कहा था। इसीलिए मंडल ने इसे क्या नाम दिया, प्रभाविता का नियम कहा था। यहाँ पर हम क्रॉस को फिर से बनाते हैं। यहाँ अगर बात करते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर एक उन्होंने क्या लिया था, शुद्ध लंबा पौधा लिया था। क्या लिया था उन्होंने, शुद्ध लंबा पौधा लिया। शुद्ध लंबा पौधा लिया उन्होंने और दूसरी तरफ उन्होंने शुद्ध बौना पौधा लिया। शुद्ध लंबा में कैपिटल टी लिया उन्होंने, इधर स्मॉल टी लिया। उसके बाद इन्होंने संकर जो कराया तो इन्होंने युग्मक बनाया, तो क्या बनेगा, कैपिटल टी बन जाएगा। इधर युग्मक बनेगा तो स्मॉल टी बनेगा। और यहाँ पर कैपिटल टी का संकरण कैपिटल टी के साथ और स्मॉल टी का किसके साथ कराया गया, स्मॉल टी के साथ कराया गया। तो पहली पीढ़ी में प्राप्त होने वाली सभी संतानें कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी ही देखने को मिलती है। ये F1 जनरेशन है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये तो प्रभावी है। ये क्या है, प्रभावी है। और ये क्या कहलाएगा, अप्रभावी कहलाएगा। तो इसी प्रभावी की वजह से यहाँ पर संपूर्ण जनक कैसी होती हैं, इसी जनक से प्रभावी होती हैं। इसीलिए मंडल ने इसे क्या कहा है, प्रभाविता का नियम, या एक संकर संकरण पर आधारित होता है। यहाँ पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या बीज संयोजन का नियम भी दिया गया है। जब एक समय में एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर के संकरण कराया जाता है तो उनके बीच में संकरण करा जाता है तो प्रथम पीढ़ी में प्राप्त होने वाली सभी संतानें संकर प्रजाति की होती हैं। प्राप्त होने वाली इन संकर संतानों के बीच में जब स्वपरागण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में, तब द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त होने वाली युग्मक शुद्ध एवं पृथक बनते हैं। इसीलिए इसे
पृथक्करण का नियम भी कहा जाता है। इस तरीके से यहाँ पर मेंडल का दूसरा नियम भी दिया गया है। आगे हम बात करते हैं अप्रभाविता की। यहाँ पर पृथक्करण के नियम का जीनोटाइप भी दिया गया है। यहाँ पर जीनोटाइप दिया गया है, यहाँ पर फिनोटाइप जीनोटाइप दोनों दिया गया है। उसके बाद मेंडल का तीसरा नियम भी यहाँ पर दिया गया है। आप अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसे हम द्विसंकर संकरण के नाम से भी जानते हैं। जिस नियम को हम द्विसंकर संकरण के नाम से भी जानते हैं, मेंडल का तीसरा नियम अगर देखेंगे तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अभिवन के नियम से भी जाना जाता है। ये मेंडल का द्विसंकर संकरण है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर उदाहरण लिया गया है कि जब गोल पीले तथा हरे झुर्रीदार बीज के बीच संकरण करा जाता है तो प्रथम पीढ़ी में सभी संतानें गोल पीले तथा पीले बीज वाले प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिया गया है, 4 कैरेक्टर लिए गए हैं, 2 जोड़ी लक्षण लिए गए हैं। ये डाइहाइब्रिड क्रॉस है, मेंडल का तीसरा नियम। यहाँ पर इस तरीके से चेकरबोर्ड दर्शाया गया है। यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यहाँ पर क्या रहेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई रहेगा। तो यहाँ पर जो इसका जीनोटाइप होता है मेंडल के तीसरे नियम का, वो होता है 1:2:2:4:1:1:2:1:1 और उसी तरीके से यहाँ पर होता है 9:3:3:1। तो यहाँ पर इसका ये फिनोटाइप है, यहाँ पर इसका ये जीनोटाइप दिया गया है मेंडल के नियम का। अब हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन में दिया गया था अपूर्ण प्रभाविता की। अपूर्ण प्रभाविता एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे अपूर्ण प्रभाविता में, तो अपूर्ण प्रभाविता में F1 संकर जीव लक्षण प्रारूप दोनों समयुग्मजी जनकों से नहीं मिलता है। जो प्रथम पीढ़ी में मिलने वाली संतान होती है वो दोनों जनकों से मिलती नहीं है, अपितु उसके दोनों के क्या होती है, मध्य का होता है। इसकी खोज कार्ल कॉरेंस ने की थी मिराबिलिस जलापा नामक पौधे में। एग्जाम्पल देखते हैं, जब गुलबांस या मिराबिलिस जलापा के लाल पुष्प वाले शुद्ध नस्ली पादपों का संकरण सफेद पुष्प वाले शुद्ध नस्ली पादपों से संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में लाल नहीं गुलाबी रंग के पुष्प दिखाई देते हैं। यहाँ पर जब लाल पुष्प का संकरण किसके साथ कराया जा रहा है, लाल का संकरण यहाँ पर किसके साथ कराया जा रहा है, यहाँ जो लाल पुष्प दिया गया है उसका संकरण सफेद के साथ कराया गया। किसके साथ, सफेद के साथ। तो यहाँ पर संकर लाल नहीं आया, यहाँ पर जो किसके साथ कराया गया, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पर जो पहली पीढ़ी में मिल रहा है वो कैपिटल आर स्मॉल आर मिल रहा है, अर्थात यहाँ पर कैसा मिलेगा, ये गुलाबी मिलेगा। कैसा मिलेगा, दोनों के मध्य का मिलता है। यहाँ पर ना तो ये जनक प्रभावी है और ना ही ये जनक प्रभावी है, इसीलिए इसे कार्ल कॉलिंस ने क्या बताया था, अप्रभाविता बताया था। क्या बताया था, अप्रभाविता। इन्होंने बताया कि जो F1 पीढ़ी में मिलने वाले संकर जीव हैं वो दोनों समयुग्मजी जनकों में से किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, अपितु वो दोनों के क्या होते हैं, मध्य के होते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो कार्ल कॉरेंस ने 2 पुष्प लिए थे, एक उन्होंने लाल लिया था, एक उन्होंने लाल पुष्प लिया था कैपिटल आर, और दूसरा उन्होंने क्या लिया था, सफेद पुष्प लिया था स्मॉल आर। उन्होंने यहाँ पर जब क्रॉस कराया तो उनको संकर लाल पौधे ना मिलकर के यहाँ पर कैसा मिला, गुलाबी रंग मिला, गुलाबी रंग का पुष्प मिला। यहाँ पर कैसा मिला उन्हें, गुलाबी रंग का पुष्प प्राप्त हुआ। और ये जनरेशन क्या कहलाएगी, F1 जनरेशन कहलाती है। कौन जनरेशन कहलाएगी, F1 जनरेशन कहलाती है। यहाँ पर ना तो सफ़ेद वाला प्रभावी है और ना ही लाल वाला प्रभावी है, इसीलिए कार्ल कॉरेंस ने इसे क्या बताया था, अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहा था। इन्होंने यहाँ पर सेल्फिंग कराई कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर। इन्होंने जब यहाँ पर क्रॉस कराया तो इनको जो अनुपात मिला है कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर
और लास्ट में क्या मिलेगा, स्मॉल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पर क्या मिला, एक कैपिटल आर, दो स्मॉल आर और चौथा क्या मिल रहा है, स्मॉल आर स्मॉल आर। अर्थात ये दोनों क्या हैं, ये दोनों गुलाबी हैं, ये क्या है, सफ़ेद है, और ये क्या है, लाल है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो फिनोटाइप मिल रहा है वो मिल रहा है 1:2:1 मिल रहा है, और इसका जीनोटाइप भी 1:2:1 मिल रहा है। इस तरीके से मेंडल के नियम में क्या मिलना चाहिए था, 3:1 मिलना चाहिए था, जबकि यहाँ क्या मिल रहा है, 1:2:1 प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पर फिनोटाइप क्या होना चाहिए, यहाँ पर जीनोटाइप क्या होना चाहिए, 1:1:1। तो यहाँ पर फिनोटाइप भी क्या है, 1:1 है। इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रथम पीढ़ी में यहाँ पर इस तरीके से पूरा क्रॉस दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया, जब गुलबांस या मिराबिलिस जलापा के लाल पुष्प वाले शुद्ध नस्ली पादपों का सफ़ेद शुद्ध पुष्प वाले शुद्ध नस्ली पादपों से संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में लाल नहीं गुलाबी रंग के पुष्प दिखाई देते हैं। इन गुलाबी रंग के पुष्प दिखाई देते हैं। इन संतति में स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी में 25% पादप लाल रंग के, 50% पादप गुलाबी रंग के, 25% पादप सफ़ेद रंग वाले पुष्प प्राप्त होते हैं। इस प्रकार F2 क्रमशः लाल, गुलाबी व सफ़ेद पुष्प वाले पादपों का जो अनुपात होता है 1:2:1 के अनुपात में रहा है। इस तरीके से यहाँ पर इसका क्रॉस दिया गया। अर्थात अपूर्ण प्रभाविता इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर दोनों समयुग्मजी जनकों में से कैपिटल आर लाल और सफ़ेद में से किसी का प्रभाव देखने को नहीं मिला। इस तरीके से यह मॉडल पेपर समाप्त होता है। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय।